शादी हुए अभी 2 महीने ही बीते थे कि सासू माँ की नसीहतें शुरू हो गई थी। वैसे हनीमून पर जाते समय ही सासू माँ ने कहा था, लौटने के बाद 1-2 महीने अपने घर परिवार को समझने में लगाओ, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालो और मुझे घर की जिम्मेदारी से मुक्त करो। उस समय वो सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। सासू माँ का कितना स्नेह और विश्वास है मुझ पर कि पूरी गृहस्थी मुझे सौंप कर निश्चित हो जाना चाहती है। हनीमून से लौटने के बाद 2 माह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नवविवाहित दंपति जब एक दूसरे के प्यार और शास्त्रीय में आकांड डूबे हो तो समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मंजुल के साथ दुनिया जहान की बातें करते करते रात के 2-3 बज जाते हैं। हर तरफ से तृप्त होकर थक कर मैं गहरी नींद सो जाती तो सवेरे 9 बजे से पहले आंखें ही नहीं खुलती। शुरुआती 1-2 दिन मंजुल बैठती मेरे सिरहाने रख देती जो 9 बजे तक ठंडी हो जाती। अब सुबह की मेरी चाय थर्मस में रख दी जाती हैं जो उठने पर मैं गरम गरम पीती हूँ। तब तक मंजुल नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। 2 महीने बीतते बीतते मायके जाते समय सासू माँ ने मुझे धीरे से याद दिलाया कि लौट कर आने पर तुम्हें रूटीन बदलना होगा क्योंकि अब घर गृहस्थी अब तुम्हें संभालनी है। सासू माँ बहुत ही कर्मठ, हंसमुख, खुशमिजाज और शालीन थी। मैंने उन्हें कभी जोर से बोलते या डांटते नहीं सुना। फिर भी किसी आदेश की अवहेलना या समय पर कोई काम न करने पर असहज होकर कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया अविलंब व्यक्त कर देती थी। यदि वो लिहाज करती भी थी तो तब जब वह कोई बाहरी व्यक्ति बैठा हो। उस समय वो तो सहज भाव से बतियाती थी पर उसके जानते ही वो जिसने गलती की हो उससे कहने में जरा भी नहीं चूकती थी। घर में महरी और एक नौकर था। ससुर जी शेयर मार्केट का काम करते थे। छोटी ननद पढ़ रही थी। सभी का चाय नाश्ता व टिफिन वो भोजन व्यवस्था से लेकर उनकी अन्य अपेक्षाओं और ज़रूरतों का वह सहजता से पूरी करती रहती थी। मायके से लौटने पर स्नान आदि करके पूजा घर में ठीक 6 बजे मुझे सितार या हारमोनियम बजाते हुए भजन गाने का आदेश मिला। संगीत व गायन में रंगत थी। मेरी गाय भजन सासू माँ को बहुत प्रिय था। पूजा के बाद अन्य घरेलू कामों में मैं सासू माँ का हाथ बटाने लगी। मैं चाहती थी कि सासू माँ खुश रहे और मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, पर घर गृहस्थी में सभी को संतुष्ट कर पाना इतना आसान ना था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे एक एक करके सासू माँ की ऐसी ऐसी नसीहतें सामने आने लगी कि सुनकर मैं तिलमिला उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मंजूल बैठ कहती तो वो उसे मजाक में उड़ा देते। वो परिहास प्रिय थे, माँ का सम्मान करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि माँ ने कुछ गलत कहा। मुझे भी आहत नहीं करना चाहते थे, अतः गंभीर से गंभीर बात को भी हवा में उड़ा देते। रात को बेडरूम में हमारी बातचीत की शुरुआत सासू माँ के दिन भर में दिए गए आदेशों की समीक्षा से होती। जानते हो, उनकी मधुर वाणी और सहज स्वर में भी कभी कभी उस चिट्ठी का दस छिपा रहता है जो रेखते रेखते ब्लाउज में घुस कर काटने लगती हैं और सबके सामने ना उसे निकाल सकती हूँ ना मार सकती हूँ, बस कसम कसाकर रह जाती हूँ। चिट्ठी वाकई में बहुत दृष्ट है। मंजूल कहते ऐसे निश्चित आकर्षण स्थल पर सहज की पहुँच जाती हैं जहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितनी मनुहार करनी पड़ती है। तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। मेरा तात्पर्य ये है वो कभी कभी ऐसा वाक्य बोल देते हैं कि जिसे सुनकर तन बदन में आग लग जाती है। मैं चिढ़कर कहती हूँ, नो प्रॉब्लम, जग में ठंडा पानी तुम्हारे सिरहाने रखा रहता है। फिर यहाँ बंदा अग्निशमन अधिकारी तो तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित है। आग बुझाने में के लिए तत्पर मंजूर मेरी बात को मजाक में उड़ा देते। उस दिन सुबह 7 बजे किचन में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि नौकर ने सूचना दी, सासू माँ बेडरूम में बुला रही हैं। मैं सासू माँ के पास पहुँची। यह क्या है? उन्होंने वही चित्त परिचित व मीठी सहज वाणी में कहा, तुमने बिस्तर कितने बजे छोड़ा? जी 6 बजे, मैंने उत्तर दिया। इस समय 7:15 बज रहे हैं। 7 घंटे से तुम्हारे कमरे की लाइट, टीवी ऐसी सब चल रहे हैं। यह तो बिजली की बर्बादी है ना। इससे बिजली का बिल निरंतर बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने का भी खतरा रहता है। कमरे से निकलते ही सारे स्विच ऑफ करके दिया करो। इसे अपनी आदत बना लो। सासू माँ के मधुर वचनों को मैंने कड़वी दवा की तरह मैंने निगल लिया। वह मेरे साथ किचन तक आ गई थी। हड़बड़ाहट में मैं गैस जलती हुई छोड़ दी थी। उस पर कुछ पकाने का बर्तन नहीं था। ससुर जी ने पुनः वही बात याद दिलाए।
कहीं भी जाने से पहले गैस जलती हुई मत छोड़ो, इससे गैस बर्बाद होने के साथ साथ दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। मुझे मेरे घर पर पापा भी इसी प्रकार बार बार टोका करते थे, पर वहाँ मेरी मम्मी तुरंत अपनी लाडली बिटिया के बचाव के लिए आ जाती थी। पापा को पलटकर वहाँ जवाब दे देती, क्यों कंजूसी सिखा रहे हो? 2-4 रुपये की बिजली ही जाएगी तो घर के बजट पर क्या अंतर पड़ता है? गैस सिलेंडर तो 2-2 एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, थोड़ा सी गैस क्या बर्बाद हो गई? लगे बेटिया को उपदेश देने। अरे बाद में तो उसे ससुराल में खटना ही है, अपने घर में तो आराम से रहने दो। रात को मैंने मंजूर को सारी बातें बताई तो वो हो कर हंसने लगे। हमारे ऑफिस में तो प्रत्येक डायरेक्टर के चैम्बर के बाहर अंदर की लाइट काट देने का स्विच लगा है। हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चैम्बर से जाते समय खुद स्विच ऑफ करता है, चपरासी का इंतजार भी नहीं करता। हम सब भी ऑफिस से निकलते समय यह सुरक्षित कर लेते हैं कि कहीं लाइट एसी ना चल रहे हो। यह एक अच्छी आदत है। चलो अभी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तुम्हारे रहते लाइट्स की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारे सुंदरी के आलोक से कमरा ऐसे ही आलोकित रहता है। दिन बीतते रहे और सासू माँ की नसीहत भी बदसूरती जारी रही। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस देश में तापमान लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बाथरूम में साबुन सॉक बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पे पड़ा गल रहा है। किसी का पैर पड़ने पर वह फिसल सकता है, चोट लग सकती है। कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तह करके हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने चाहिए। गंदे मोजे व कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाली? पापा की शाम की चाय में शुगर क्यों दे दिए? शुगर फ्री टैबलेट नहीं दी, जानती हो उसे डायबिटिक है। यह श्रृंखला बहुत लंबी थी। हर छोटी सी छोटी बात पर उनकी चौकस निगाह लगी रहती थी। बाथरूम में सोते समय मैं अगरबत्तियां जलाकर लगा देती थी, इससे कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक उठता था। दीवार पर किताबें रखने का एक छोटा सुंदर सा अटैचमेंट लगा था, अगरबत्ती स्टैंड था। नहीं तो मैं अगरबत्ती की तिनिया किताब के पत्रों के बीच दबाकर रखती देती थी। सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया और एक सुंदर सा अगरबत्ती स्टैंड ले आए। अगरबत्ती, धूपत आदि के पीतल एक छोटे छोटे बर्तन जो मुख्य रूप से पूजा घर में रहते थे, की साफ सफाई सासू माँ स्वयं करती थी। कभी कभी यह जिम्मेदारी मुझे भी सौंप जाती थी। बाकी रसोई की बर्तन तो महरी मांजती थी, पूजा के बर्तन स्वयं साफ किए जाएं, ऐसा सासू माँ का निर्देश था। इस सफाई अभियान में मैं कभी कभी बेडरूम का अगरबत्ती स्टैंड पूजा घर में रख जाता और रात को अगरबत्तियों में मैं फिर से किताब के पन्नों के बीच लगा देती। इसके लिए भी सासू माँ 1-2 बार मुझे टोक चुकी थी, पर मुझसे अक्सर भूल हो जाती। कपड़े की उधार खरीदारी पर की सासू माँ की तीखी टिप्पणी सुननी पड़ती। मैं मगन भाई छगन भाई के यहाँ से अगर उधार कपड़े लाती हूँ तो साफ बता देती हूँ कि 3 मासिक किताबों में भुगतान करूँगी और ऐसी बिना भूले करती हूँ। तुम उनके यहाँ से कपड़े ले आए और 2 महीने बीत गए, रुपये नहीं भिजवाए। यह तो उसे बता देती कि रुपये इतने महीने बाद भिजवाऊँगी। मैं आज गई तो तकादा तो उसने नहीं किया, पर बताया ज़रूर। मैंने आज ही उसका उधार चुकता करके खाता क्लियर कर दिया है। उधार के लेन देन में बहुत सतर्क और नियमित होना चाहिए। बैंक में ऋषि खाते की फीसद नियम तारीख पर नहीं जमा हुई। ना मंजूर ने ध्यान दिया, ना इसके पापा ने। पीलन इंटरनेट पर गया। भाई का घर से फ़ोन आया था, वह चहक रहा था, दीदी मेरा आयकर अधिकारी के लिए चयन हो गया है, 20 को जाना है, पापा तुम्हें लाने 14 की सुबह पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहना। भाई से कभी मैंने वादा किया था कि उसकी सर्विस लगने पर मैंने उसे एक सूट उपहार में दूंगी। मगन भाई छगन भाई के यहाँ से मैं 12,645 रुपये में 3 पीस सूट का बहुत शानदार कपड़ा ले आए। इनसे प्रार्थना की कि बधाई देने के बहाने यह कल परसों में चले जाए और कपड़ा दे आए, जिसे वह समय से सिलवा सके। घबरा रही थी कि मेरी कंजूस हिसाब किताब की पक्की सासू माँ किराए आदि के खर्च को लेकर इनका जाना रोक ना दे, पर उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी। इनको छुट्टी नहीं मिल पाए तो पापा जाने को तैयार हो गए। बेडरूम में किताबें के शेल्फ के नीचे रखी टेबल पर मैंने वह सूट का कपड़ा रख दिया कि सुबह पैक करके पापा को दे दूं। सुबह आँख खुलने पर जो दृष्टि देखा तो मेरी सासू माँ अलग में अटक कर रह गए। रात को जलती अगरबत्तियों को मैंने किताब के पत्रों में दबाकर लगा दिया था। रात को
ना जाने कैसे जल्दी अगरबत्तियों सूट के कपड़े पर गिर पड़ी जो ठीक नीचे टेबल पर रखा था और कपड़े के बीचों बीच जलाकर सुराग बना दिया। मैं गिरते हुए मूड और हतप्रभ हो गई। मैंने 3,000 रुपये अपने पास से लगाए थे, 4,000 इनसे लिए थे और 5,635 रुपया बाकी कर आई थी। दुख और क्षोभ से मेरी आंखें भर आई। सासू माँ को सारी बात बताई तो वह सांत्वना देने लगी। बोली, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब रोने से नुकसान की भरपाई तो होनी नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी गलती थी। यदि मैंने अगरबत्ती स्टैंड में लगाया होता या कपड़े को अलमारी में रख दिया होता तो यह हादसा ना होता। छगन भाई मगन भाई के यहाँ तुरंत इतना अधिक उधार करने की हिम्मत ना थी, जबकि अभी 5,000 उधार कर आई थी। सासू माँ तो एक पैसे भी का भी नुकसान नहीं सहन कर पाती है, इसलिए उनसे और कुछ कहना बेकार है। भाई के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगी, यही सोच सोचकर मैंने ग्लाहिन से भरी जा रही थी। सासू माँ ने सुराग हो गए कपड़े का निरीक्षण किया, फिर बोली, इसको रप्पू करवा दूंगी तो काम आ जाएगा। 2 दिन बाद पापा मेरे मायके भैया को बधाई और उपहार देने चले गए। 14 तारीख को पापा के साथ मायके जाते समय सोच रही थी, भाई से कैसे आंख मिला पाऊंगी। भाई सोच रहा होगा कि इतने बड़े संपन्न घर में दीदी है और पहली बार उपहार दिया भी तो यह रप्पू किया हुआ सूट। उस टेलर ने भी क्या सोचा होगा, रप्पू के निशान को सूट सिलते समय कहाँ छिपा पाएगा कोई। इसे तो अच्छा था कि कोई उपहार ही ना देती, कोई बहाना बना देती, कम से कम किरकिरी तो ना होती। क्या मेरी बदनामी ससुराल की बदनामी तो ना होती। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है, शर्मिंदगी सहने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही न कहा। घर पर सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुँचते ही भाई की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी यू आर गेट्स, मेरे सूट सिलकर आ गया। इतना शानदार सूट की आंखें नहीं ठहरती। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 20,000 से कम का नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि टेलर को भी जीजा जी के पास पापा ने पूरी सिलाई के पैसे दे दिए थे। बहुत ही गर्व और प्रसन्नता से भाई ने जो सूट मुझे दिखाया वह तो उससे भी महंगा कपड़ा था जो मैंने खरीदा था, नया और बिना रप्पू के। माँ के उपदेश अब कम हो गए क्योंकि उनकी नसीहतों का अब मैं पालन करती हूँ। मृतिवता और कंजूसी का अंतर भी मेरी समझ में आ गया है। इनके पापा के ऊपर रप्पू किया सूट खूब जमाता है। टेलर ने इतनी सफाई से सिला है कि रप्पू का पता ही नहीं चलता। मंजुल ने कहा, पापा कहते हैं कितना सुंदर सूट मेरी पुत्र वधू ने दिया। उनको तुमने सूट दिया, मुझे क्या दे रही हो। मैंने शौकी से आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारा उपहार। वह 20,000 का 635 रुपये का छगन भाई मगन भाई का बिल है, जाके भुगता करो। लेकिन उसका भुगतान तो माँ ने कर दिया, अब उनका मुआवजा तुमने वसूला है। और हंसते हुए मुझे वह बाहों में भर लिया।